अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है? अच्छा जी, क्या हो रहा है भाई? बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में और लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हैपनिंग्स रहें। और आजकल जिस तरह से फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। कमाल कर दिया मेसी ने, फिर से हैट्रिक। मतलब इतना ज़बरदस्त खेले हैं कि दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। और इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करती, रेमेडीज़ शेयर करती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज का स्टार्ट जो है वो मेसी से लेना चाहिए, उनकी हैट्रिक से लेना चाहिए। तो भाई जो अर्जेंटीना है उसने अलजायर को 3-0 से जो है वो मात दे दी है। ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ और 70वें, 60 और 76वें मिनट पर ये गोल किए। और लायनल मेसी जो है वर्ल्ड कप की तारीख में 27 मैचेस में 16 गोल करने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने जर्मनी के जो मिरोस्लाव हैं उनका सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जो है बराबर कर दिया। मतलब इसके बाद जो है इनका ये रिकॉर्ड बराबर हो गया। अच्छा जी, अब ये जो इन्होंने हैट्रिक की है ना, यकीन करें इनके जो फैंस हैं बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक और मैच में नॉर्वे ने एर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल की बदौलत इराक को पहले मैच में 1 के मुकाबले में 4 गोल से जो है वो शिकस्त दी थी। तो ये जी कमाल किया है मेसी ने। ज़बरदस्त किस्म के फुटबॉल मैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, एक के बाद एक मैच, सनसनीखेज मुकाबले। और पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन आई वॉन्ट कि जो मेसी हैं उनकी टीम जीते, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग मेसी एंड हिज टीम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ बताते हैं आपको कि क्या खदशात हैं मौसम के हवाले से। तो जी, तूफ़ान बादोबारा का खदशा। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों के लिए हिफाजती इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, कर लिए गए हैं। अच्छा जी, कराची में गर्द आलूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के जो इम्कानात हैं उस पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 16 से 18 जून तक एयरलाइंस को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और हवाई अड्डों पर ऑपरेशनल तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत की है। अच्छा, ये जो PAA के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक पाक शुदा तैयारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। बरकी तनसीबात और केबल्स की जांच यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा जी, ये हो गए हैं वो इंतजामात जो कि किए गए हैं। अब आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं एक और ख़बर। और ख़बर क्या है जी? ख़बर ये है कि मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फ़ी यूनिट जो है महंगी करने की दरख्वास्त जमा। अच्छा जी, मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में जमा करा दी गई है। यानी 82 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की जो दरख्वास्त है वो जमा कराई गई है। मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई है। ये दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो है वो जमा कराई गई है। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 3 जून को होगी। चलें जी, ये वो ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और मुझे लगा कि रिसर्च ज़रूर आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। और ये रिसर्च है परफ्यूम से रिलेटेड। तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी गर्दन पर जो है वो परफ्यूम लगाते हैं? तो ज़रा ठहरिए, सुनिए, रुकिए और जानिए कि इसके फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, तो अगर आप अपनी गर्दन पर परफ्यूम लगाते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। और इसके क्या नुकसानात हैं? इसके नुकसानात ये हैं कि ये जो परफ्यूम है आपके थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको ये डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ये एलर्जी और रैश का बाइस बन सकता है। एंड थर्ड, गर्दन पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं और आपकी गर्दन जो है वो ढीली हो सकती है, उसकी स्किन जो है वो ढीली हो सकती है। यानी कि गर्दन जो है वो आपकी पूरी बॉडी का ये जो पार्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो लोग भी गर्दन पर परफ्यूम लगाते हैं बिल्कुल भी नहीं लगाएं। जो लोग भी ये करते आ रहे हैं वो इसका इस तरह से करना रोक दें। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका जो ऑल्टरनेट है वो ये है कि आप अपनी कलाई पर परफ्यूम लगा सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट ये है कि कपड़ों से 6-8 इंच दूर आप ये जो है वो परफ्यूम वो लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अपने बालों के सिरों पर, जड़ों पर नहीं, परफ्यूम लगा सकते हैं थोड़ा सा दूर से। ये एक परफेक्ट तरीका है कि आप जो है परफ्यूम लगाएं, लेकिन गर्दन पर परफ्यूम मत लगाएं। ये आपके थायराइड ग्लैंड को मुतासिर कर सकता है, डैमेज कर सकता है। आपकी स्किन यहाँ पर बहुत पतली होती है, यहाँ पर बहुत सारी वेन्स होती हैं, ये उनको डैमेज कर सकता है। गर्मी में जब आप यहाँ पर परफ्यूम लगा रहे होते हैं तो इसकी वजह से स्किन रैश बनते हैं और एक जो डिज़ीज़ है जिससे काले धब्बे पड़ जाते हैं वो भी हो जाती है। तो मेक श्योर कि हेल्दी रहें, फिट रहें। और अगर परफ्यूम का इस्तेमाल अपनी गर्दन पे करते हैं तो प्लीज़ ना करें। चलिए जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें।
वेलकम बैक। तो भाई अब बात करते हैं हम जेनजी के हवाले से। जेनजी के हवाले से हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें होती हैं, इनकी पर्सनालिटी के कई ऐसे पहलू होते हैं जो कि आपके साथ में शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जेनजी अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहते हैं और क्यों इनके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन अगर पर्सनली मेरी बात करें, यानी कि अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं। बस इनको थोड़ा सा पॉलिश करने की या समझाने की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद जो है ये बहुत ज़बरदस्त आपकी बात समझते भी हैं और काम भी करते हैं। तो जेनजी की पर्सनैलिटी कैसे होती है, ये अपनी ज़िंदगी में किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, इनके गोल्स क्या होते हैं, या फिर इनकी जो आम रूटीन आम लाइफ है उसमें क्या चीज़ें इनकी प्रायोरिटी पर होती हैं, बात करने के लिए हमारे साथ जो है फातिमा मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सबा, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, आज हम बात करें जेनजीज के हवाले से। तो ये बताइए, जी। जेनजीज की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है, और इनके बारे में जिस तरह से ये बात मशहूर है कि भाई बड़े इम्पेशेंट होते हैं, इनको हर काम जल्दी जल्दी करना है, आसानियाँ चाहिए, क्या ये सही है? तो देखिए, हर जनरेशन में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। हम्म। हम उनको बिल्कुल स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। हम नहीं कह सकते कि सारे ही एक जैसे हैं। हम्म। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विद द जेनजीज, वो यही है कि दे मोर अडेप्टेबल, ठीक है। अडेप्टेबल इन द सेंस कि एक तो दे वांट टू वर्क ऑन डाइवर्सिटी, दे वांट टू टॉक अबाउट चेंज, दे वांट टू ब्रिंग चेंज, हाँ। ठीक है। अगर वो अपने काम में जल्दी भी करते हैं तो उनको हम्म। क्विक रिजल्ट्स भी चाहिए, तो दे आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड फॉर दैट, ठीक है। वो एफर्ट्स पुट इन करना जानते हैं उनको, बिकॉज एक तो टेक सेवी बहुत ज्यादा है। वो जो जनरेशन है उनको स्मार्टफोन्स का बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू हमारी जनरेशन, लाइक जो मेरी जनरेशन है, हम्म। मिलेनियल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है ये वाली जो जनरेशन है, एक तो दे वांट टू ब्रिंग चेंज, और जब वो चेंज की बात करते हैं तो वो उसके लिए काम भी करती हैं, वो उसके लिए दे रेज देयर वॉइस एज वेल फॉर दैट। बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जो कि कैंपेन्स, डिफरेंट कैंपेन्स रन हम्म। करें अगेंस्ट इनइक्वालिटी, सोसाइटी में जो भी इक्वालिटीज। तो हेडस्ट्रॉन्ग तो है ये वाली जनरेशन, नो डाउट अबाउट दैट। देयर हेडस्ट्रॉन्ग, देयर कॉन्फिडेंट, हम्म। एंड आई थिंक ये बहुत ही कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है उनके बारे में कि दिस इज हाउ दे आर। राइट, बिल्कुल, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। क्या वजह है लोग जेनजीज के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं? क्या उनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती? देखिए, क्वालिटीज में ये है कि अगर हम अपने से पहले जनरेशन की बात करें तो बहुत ठहराव हमारे अंदर है, और हम थोड़ा पेशेंटली काम करते हैं। बट वही बात है कि जहाँ पे आपकी अच्छाई भी होती है, वहाँ पे कोई ना कोई आपका कोई फ्लॉ भी होता है। तो वही बात जो हमने स्टार्टिंग में की कि उनको बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। लेट्स सपोज कि आज कोई चीज स्टार्ट की है, या मे बी लेट्स सपोज इफ दे वांट टू अर्न ऑनलाइन, या कुछ किसी चीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो हम्म। उनको बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप देखा जाए हम्म। कि अगर कोई चीज आप बहुत लॉन्गर उसके लिए देखते हैं, फ्यूचर तक वो रहे, आपके पास रहे, उसकी स्टेबिलिटी हो, वो चीज में ये चीज वो लैक करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि उनमें जल्दबाजी बहुत है और उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। तो वो क्विक रिजल्ट्स जो हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होते, वो हो सकता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, आपको एक क्विक रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। चेंज ओवरनाइट नहीं आता। तो ये चीज जो है, आई थिंक थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि थोड़ा सा टू बी मोर पेशेंट, ठीक है। बाकी सारी क्वालिटीज दे हैव इट, एंड दैट्स लाइक दे व्हाट समथिंग दैट मेक्स देम परफेक्ट, ठीक है। बट जो थोड़ी बहुत चीजें कि थोड़ा सा उनको पेशेंट होना चाहिए कि हर चीज का रिजल्ट आपको आराम आराम से मिलेगा, इफ यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। सही, हर चीज़ का रिजल्ट आराम आराम से मिलेगा, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वजह है इतना इम्पेशेंट होने की? क्या वजह है हर चीज़ में जो है वो आसानियाँ ढूंढने की? क्योंकि जब तक आप मुश्किलात से नहीं गुजरते हैं, आप जब तक कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ खुद फेस नहीं करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सब ऐसे ही है। देखिए, बात इस तरह से है कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे टाइम पे फोन्स नहीं थे, ठीक है। फोन्स अगर थे भी तो फोन विद बिग एंटेना, और वो हमारे पेरेंट्स के पास होता था। हमारा कोई एक्सेस नहीं था उन चीज़ों की तरफ, हमारा कोई रुझान नहीं था।
हमें हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता था, अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ता था। अब तो इस तरह से है कि अगर हम उस जनरेशन की बात करें, उन्होंने कोई चीज़ माँगी, उनको फ़ौरन से मिल जाती है, तो वो हाँ। इसलिए ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक। कि जब आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल रही है, ठीक है? हम्म। हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू गो आउटसाइड, हम खेलते थे, हमारे पास ये स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास प्लेस्टेशंस नहीं थे, हमारे पास इस तरह से स्क्रीन्स नहीं होते थे कि हम हर वक़्त कुछ देखें। एक स्पेसिफिक चैनल होता था, उसको हम बैठ के सुबह स्कूल जाने से पहले वी यूज्ड टू वॉच अ कार्टून ऑन दैट, या शाम के टाइम कोई एक कार्टून उस पे आता था। अब तो हमारे पास हमारी जो जनरेशन है उनके पास एक्सेस था, रिमोट कंट्रोल पे हर चीज़ आ गई थी कि अगर एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो दे वुड जस्ट कीप ऑन स्विचिंग। तो हमारे पास आई थिंक स्विच करने का ऑप्शन नहीं था, तो शायद कंपैरेटिवली वी आर मोर पेशेंट, ठीक है? और इस वजह से आई थिंक उनमें थोड़ी-सी उनकी तबीयत में वो जल्दबाज़ी। अच्छा, कंक्लूजन अगर मैं आपसे पूछूं कि जी व्हाट्स योर कंक्लूजन अबाउट जेन ज़ी, तो क्या कंक्लूड करेंगी आप? कंक्लूड नहीं यही करूँगी, हम्म। अमेजिंग बंच ऑफ पीपल आई वुड से, हाँ। बिकॉज़ देखिए वही बात है कि हमें इस तरह के हेडस्ट्रॉन्ग जनरेशन हुई हो तो फिर आपकी सोसाइटी भी फ्लरिश करती है, ठीक है? हम्म। अगर हमारे पास इस तरह के लोग हों तो चेंज जो है वो आता ही आता है। सो हम्म। आई थिंक ये उनका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, एंड आई रियली एडमायर दिस जनरेशन, जेन ज़ीज़। And just for us, they have to work on being more patient and आपको and क्या लगता है फातिमा कि बेसब्र होकर, इम्पेशेंट होकर, किसी भी काम में आसानी ढूंढकर, किसी भी काम को जो है सिर्फ डिजिटल मीडिया की हद तक करके या सोशल मीडिया की हद तक करके या किसी भी काम को बस निपटाने की हद तक जो लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं, काम हो जाता है, कामयाबी मिल जाती है? आई थिंक सब शॉर्टकट से आपको कभी कुछ नहीं मिलता। हम्म। आपको हो सकता है फॉर द टाइमिंग आपको कुछ अरसे के लिए कोई चीज़ मिल जाए, बट वही बात है कि जो मुश्किल रास्ता होता है वही आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, एंड इट्स अ फैक्ट, ठीक है? अगर आप शॉर्टकट्स ढूँढना शुरू कर देंगे तो शायद आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा तो ज़रूर, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है? एक चीज़ जिसका प्रॉपर प्रोसेस है, अगर वो अपने प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी तो आई थिंक उसी में ही सबकी बेहतरी है, उसी एक्चुअली का द पॉइंट इज अच्छी। दैट कि हम जब जेनजीज के हवाले से बात करते हैं या हम उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी को के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जो जेनजीज हैं उनका जो एक्सपोजर है वो है सोशल मीडिया। अब जो यस, लोग 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स की रील्स देख रहे हैं और उनको सिर्फ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें बहुत कम इन्फो हो लेकिन बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ वो फिर उसको स्क्रॉल भी कर सकें, या ऐसी जॉब जिसमें वो आराम भी कर सकें और अपनी मर्ज़ी का काम भी कर सकें, कहीं ना कहीं आपके राइट्स आपके लिए ठीक होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कामयाबी से रोक देती हैं। जेनजीज़ के पास बिल्कुल अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है एक्सपोजर, तजर्बा और वो तमाम तर चीज़ें जो उन्होंने देखी नहीं, जो शायद हम पास्ट में देखते हुए आ रहे हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है फातिमा कि जब जेनजीज़ के हवाले से हम बात करते हैं तो हर बच्चा, हर जनरेशन, हर कोई इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ऐसे भी बहुत सारे जेनजीज़ हैं जो कि अपने सीनियर्स को हैरान कर देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे जेनजीज़ हैं जो आपको बड़े अदब के साथ खड़े हुए नज़र आएंगे, रूल फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। हमारी स्पोर्ट्स टीम में कितने सारे ऐसे हैं जो कि यंगस्टर प्लेयर हैं, बहुत मेहनत के साथ खेल रहे हैं। हमारे जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर यंगस्टर्स हैं, यही जेनजी हैं जो कि आपको 5 AM पर उठते हुए नज़र आएंगे, आपको अपना काम पूरा करते हुए नज़र आएंगे, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो जा रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो सारी जनरेशन को जेनजी कह के ये कह देना कि जी ये जेनजी जो है ये तो जनरेशन ऐसी है कि ये तो इम्पेशेंट है, इसमें सब्र नहीं है, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं या फिर ये काम नहीं करना चाहते, अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है, क्योंकि हर जनरेशन में मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद होते हैं और हर जनरेशन, हर जेनजी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शायद कोई जेनजी हो जो बदतमीज़ हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे जेनजीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, मेडल्स दे रहे हैं, स्कूल में आगे बढ़ रहे हैं। खुद हमारे शो पे जो है, हम जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशंस होती हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आगे जाते हैं। तो जब हम जेनजीज़ के हवाले से बात करते हैं ना, तो हमें ये बात करना चाहिए कि जेनजीज़ की ये क्वालिटीज़ के साथ उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है। तो
तो ये बताइए जेनजीज को क्या सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने जो बड़े हैं, यानी अपने जो सीनियर्स हैं, अपने वालिदैन हैं या अपने टीचर्स हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, तो ये क्वालिटीज़ मिलके उनको बेहतरीन बना सकती हैं और बहुत आगे लेके जा सकती हैं। व्हाट डू यू से ऑन दैट? वेरी वेल पुट सबा, एग्जैक्टली जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कुछ लोगों की वजह से पूरी जनरेशन को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। सो व्हाट वी ऑल नीड टू लर्न, ठीक है, जेनजीज के साथ साथ जो अब मिलेनियल्स भी आ गए हैं, सॉरी इफ आई टॉक अबाउट जनरेशन अल्फा, ठीक है, यस, तो एग्जैक्टली तो हम सबको ये जो सीखने की जरूरत है कि अपने बड़ों से हम जब वो हमें कोई चीज सिखाते हैं तो आई थिंक हम उसको पेशेंटली उनकी बात को समझें, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करें, बिकॉज हर दफा आपके जो बड़े हैं वो गलत नहीं हो सकते, ठीक है, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, मे बी अब सिनेरियोज आर डिफरेंट, मे बी आपकी जो है वो सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड इन द पास्ट, बट स्टिल अगर आपके पेरेंट्स, आपके कोई सीनियर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो आई थिंक हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अगर आप बेशक आप उनको फॉलो नहीं करना चाहते बट थोड़ा सा उनकी बात को सुने, उनको एहतराम के साथ सुने, ताकि वो दे फील हर्ट कि ठीक है हमारी बात को समझा जा रहा है। बिकॉज फिर अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनकी बात को स्नब करते हैं, तो आई थिंक वो डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात आ जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ हम सबको करनी चाहिए कि हम विद ड्यू रिस्पेक्ट हम सबकी बात को, जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारे कोई एल्डरली पीपल, अगर हम उनकी बात सुने समझें तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम उन्हें क्या सिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? अगर वो जल्दी का मुजाहरा कर रहे हैं, बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, अगर वो कह रहे नहीं हमें अपनी मर्जी का काम चाहिए, तो कैसे उनको बताएं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, होता कुछ इस तरीके से है कि कुछ आपकी मर्जी है, कुछ आपकी मेहनत है, और इस सारी चीज़ों को मिला के फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। फिर आपकी कामयाबी जो है वो आपकी मेहनत से मशरूत है। तो ये चीज़ें उनको कैसे समझाई जा सकती हैं? पेरेंट्स का एहतराम करना है तो साथ साथ उनके रिश्तेदारों का भी एहतराम करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो घर की ग्रूमिंग है ना। तो जनरेशन अल्फा हो, जनरेशन जेनजी हो या फिर आगे आने वाली कोई भी जनरेशन, ताल्लुक फैमिली से ही रहेगा। ग्रूमिंग पेरेंट्स नहीं करनी है, जैसा ब्रॉटअप होगा, जैसे आपकी घर की ग्रूमिंग होगी, आप किसी भी जनरेशन से ताल्लुक रखते हो आप वैसे ही बिहेव करेंगे, आपका एटीट्यूड वैसे ही होगा। जी फातिमा। See, I have so many cousins जो कि जनरेशन Gen Z से बिलोंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल एज एन एल्डर सिस्टर मेरा काम बनता है कि मैं उनको समझाऊं, ठीक है, या आपके कोई भाई बहन आप उनको समझाएं। तो आई थिंक हमारा ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बहुत पॉजिटिव मैनर में, बहुत पोलाइट वे में हम उनको समझाएं, ना कि हम उनको पनिश करके समझाएं बात, या हम बॉसी हो जाए, हम बॉस अराउंड करें। तो आई थिंक वो एक ठीक अप्रोच नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जेनजीज को ये बताने वाले कि वो जेनजीज हैं और वो बहुत एरोगेंट हैं या वो बहुत इम्पेशेंट हैं, ये बताने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। उनको ये बता के एरोगेंट करने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना कि ये तो जेनजीज हैं, ये तो जेनजीज हैं। तो मसला सारा ये है कि जेनजी हो या फिर वो जनरेशन अल्फा हो या किसी भी जनरेशन से ताल्लुक हो, जब आप किसी को उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर मुस्तकिल क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जब अगर आप अच्छी गैदरिंग में हैं, आपके पास अच्छी फैमिली है, और चाहे वो किसी भी जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हो इंसान, और अगर आप उसको कहें जी अगर आपके मामू आए हैं या टीचर आए हैं या कोई भी आया है आपके घर में, आपने अच्छे से उनको अदब के साथ सलाम करना है, उनको वेलकम करना है, अंदर लेके आना है, तो वो किसी भी जनरेशन का बंदा या बंदी जो है वो जाके ऐसी वेलकम करेगी और इसी तरह इज़्ज़त के साथ उनको घर के अंदर लेके आए, या टीचर को देख के फ़ौरन से सलाम करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक जेनजी का ताल्लुक उनके अपने थॉट से ज़रूर है, उनके अपने माइंडसेट से ज़रूर है, लेकिन कोई भी माइंडसेट हो, हर माइंडसेट को अच्छी तरबियत की ज़रूरत होती है। राइट फातिमा? बिल्कुल, बात एंड में आपकी तरबियत पे याद है। एग्जैक्टली आपका ब्रॉटअप किस तरह से, बिकॉज देखिए कोई बाहर से आपको ये नहीं सिखाएगा कि ओ आपके घर में कोई आया है, आपने उनको किस तरह से उनको होस्ट करना है, आपकी किस तरह से ट्रीट करना है। ये आपके घर के ही लोग, आपके घर के ही अफराद, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, आपके फादर, ग्रैंड फादर, या जो भी आपकी आंट, जो भी आप घर में, उन्होंने सिखाना है। और आई थिंक
द बेस्ट वे इज दैट आप वो करें और बच्चा उसको देख के फॉलो करता है। ये तो हमेशा से दिस इज द नंबर वन रूल कि हाँ, व्हाट यू डू, योर सन योर डॉटर, आपके छोटे आपको देख के फॉलो करते हैं, सही। आपकी बात को, आपकी चीज को, आपकी एक्ट को रेप्लिकेट करते हैं। तो जितना अच्छा वो देखेंगे उतना अच्छा ही वो आगे से करेंगे। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फातिमा आपके कीमती वक्त के लिए। और बड़ी ज़बरदस्त आज हमने बातें की जेन ज़ी से रिलेटेड। बात सिर्फ समझने की है कि आप किसको किस तरह समझाते हैं और आप किसको क्या समझते हैं। तो उस हवाले से जब आप पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल जब आप कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये बात जहन में रखें कि हर इंसान के पास दिमाग है और अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग बनाया है। तो एक इंसान को दूसरे से कंपेयर मत करें। एक जनरेशन है, बिल्कुल है, दूसरी जनरेशन की कलेक्टिव क्वालिटीज़ ये हो सकती हैं कि वो इम्पेशेंट है, लेकिन उसमें सब शामिल नहीं होते। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे एक और पर्सनालिटी से, आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से। सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो शायद अपनी खूबसूरती का ख्याल रख लेती हैं, लेकिन सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं। और सेहत का ख्याल आपको कब रखना है, ज़्यादा ख्याल कब रखना है, जब आपकी उम्र बढ़ रही हो। और ये जो बढ़ती हुई उम्र होती है, इसमें आपको वाइटामिन्स खाने चाहिए, इसमें आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और जब ये पोस्ट मेनोपॉज की सिचुएशन होती है तो बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि बस अब तो हमारी लाइफ जो है ऐसे ही चलेगी, अब शायद हम एक्टिव नहीं रह सकते हैं। तो ये जो पोस्ट मेनोपॉजल सिचुएशन होती है, इसमें ख़वातीन अपना ख्याल कैसे रखें, कौन से विटामिन्स खाएं, नाश्ते में क्या खाएं, लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आयशा मुश्ताक मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक है? ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि ये जो पोस्ट मेनोपॉज सिचुएशन या ये जो पूरा टाइम होता है, इसमें जब ख़वातीन इस फेज़ में दाखिल होती हैं तो वो ये समझती हैं कि ठीक है जी, दिस इज़ द एंड ऑफ़ आवर लाइफ, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, हमारी जो सारी खुशियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी, अब तो हमारे घुटनों में भी दर्द होगा, जोड़ों में भी दर्द होगा, अब तो हम जो है इसी तरह से बीमार रहेंगे। कैसे एक्टिव रह सकती हैं, कैसे अपनी इस बढ़ती हुई उम्र के इस फेज़ को वो अच्छे से गुजार सकती हैं, बाकियों की तरह हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार कर सकती हैं? थैंक यू सबा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे बात करना अशद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन वैसे ही अपने मसाइल को कम डिस्कस करती हैं और जब उनकी एज बढ़ रही होती है ना, तो बहुत शाय फील कर रही होती है, अपने मसले मसाइल डिस्कस नहीं कर सक रही होती हैं। तो जो मेनोपॉजल स्टेट होती है ना, ये एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमेना है कुदरत की तरफ से, ठीक है ना। एक लड़की जब बड़ी होती है, उसके पास जब मिनार्की होती है, मीन्स के स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब से लेकर उसके अराउंड 30-35 ईयर्स जो है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, वो उसका नॉर्मल है। उसके बाद एक पीरियड जो है ना वो सीजेशन भी होता है, बंद हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज, एंड ऑफ पीरियड्स, ठीक है। लेकिन मेनोपॉज हम उस वक्त कहेंगे जब पीरियड्स हमें जो है या किसी खातून को पीरियड 1 साल तक उसके ना आए, बंद हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनमें 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो मेनोपॉज में चली जाएं। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनमें भी ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो मेनोपॉज की एज है ना, वो स्टार्ट होती है 47 से। अच्छा। 47 से लेके और 55 ईयर्स तक का जो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और एवरेज एज जो पूरी दुनिया में वो 51 ईयर्स है। 51 ईयर पर पेशेंट को जो है वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, किसी औरत को पीरियड बंद हो जाते हैं, ठीक है। और उससे पहले साइन एंड सिम्टम आ रहे होते हैं? साइन एंड सिम्टम बिल्कुल आते हैं। क्या है वो? 5 से 6 साल पहले से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो 47 से 55 ईयर का पीरियड होता है ना, इसे हम पेरी मेनोपॉजल स्टेट कहते हैं, मतलब मेनोपॉज से पहले की स्टेट। अब उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सबसे पहले तो पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। किसी पेशेंट को जो है वो, या किसी औरत को 2-3 महीने तक या तो पीरियड्स नहीं आएंगे, या आएंगे तो बहुत हैवी पीरियड्स आएंगे, ठीक है। उसको जो है वो ऑल ऑफ सडन गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं हॉट फ्लशेस होना, उसको चेहरे पे, गर्दन पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, और स्पेशली नाइट के टाइम पे उसको ज़्यादा आते हैं। हाथों पैरों में जलन होना शुरू हो जाती है, उसको यूरिनरी सिम्टम्स होना शुरू हो जाएंगे, ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो उसको होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सही। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, फिर वो जब दूसरे फेज़ में दाखिल होती है, सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ, जिसमें पोस्ट मेनोपॉज उनका स्टार्ट हो रहा होता है, वो कैसे मेंटेन करें, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं?
बिल्कुल, देखिए ये कॉम्प्लिकेशन आप उस वक्त कहेंगे कि जब हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे होते। हम कहते हैं कि आप मेनोपॉज के लिए ना तैयार होना शुरू हो जाएं, ठीक है। आप 5 से 10 साल पहले से उसकी तैयारी करें। वो ऐसे करते हैं कि जब हम अपनी रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं ना, तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हमारे अंदर एक हार्मोन कुदरत ने दिया है लेडीज़ में, जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमें सबसे बड़ी जो बीमारी होती है हार्ट डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है। मर्दों में जो है वो हार्ट अटैक का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ख़वातीन होती हैं ना, उनका रेशो बहुत कम होता है बनिस्बत मर्द। लेकिन यही अगर मेनोपॉज में आ जाए औरत, तो उसके हार्ट अटैक की जो शरह होती है, रेशो होता है, उतना ही हो जाता है जितना मर्दों का होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो उनमें कम हो जाता है, ठीक है। एक तो उनकी जो हार्ट हेल्थ है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, उनकी जो बोन्स होती हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। और उनके अंदर ब्लड प्रेशर्स जो होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड शुगर्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वेट गेन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी अर्ली एज से ही एस्ट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन्स अच्छे लेते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं अपनी, तो फिर आपको जो वो मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एक्सरसाइज, जो हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप जो वो अर्ली एज से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी जो बोन एक्टिविटी होती है, जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसमें भी आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स जो वो कम महसूस होते हैं। सही, बिल्कुल, वो सिम्टम्स जो है वो कम महसूस होते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो अपनी लाइफ के इस हिस्से को, जिसको आप पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं कि भाई इसमें तो मूड स्विंग्स होंगे, इसमें चिड़चिड़ापन होगा, इसमें ख़वातीन जो है वो शायद उतना प्रॉपर उनका एटीट्यूड नहीं रहता, वो हर चीज़ से जो है मायूस होना शुरू हो जाती है। इसका एक एलिमेंट ये होता है कि आपको ये ख़वातीन सैड नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी जो वजूहात होती हैं, इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब पोस्ट मेनोपॉज में सैडनेस दूर करने के लिए, जो आपको स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, हर चीज़ में आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, लाइफ को कैसे मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत दफ़ा मेंटल हेल्थ की बात कर चुके हैं, हम बहुत दफ़ा जो है लाइफस्टाइल की बात कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली उन ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉज का शिकार हैं, और ये पोस्ट मेनोपॉज जो है उनकी डाइट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, मूड पर असरअंदाज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें मेनोपॉज को कंफर्म करना ज़रूरी होता है। जब कोई लेडी हमारे पास आती है और वो अपने सिम्टम्स बता रही होती है ना, सबसे पहले तो उसके सिजेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और जब वो अपने बाकी सिम्टम्स बताती है कि चिड़चिड़ापन हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, और या मुझे यूरिनरी सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, तो हम उनको पहले टेस्ट करते हैं। हम उनका सीरम FSH लेवल, जिसे हम कहते हैं हार्मोन होता है, उससे हम कराते हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। जब वो बड़ा हुआ आ रहा होता है तो हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि अब आप अपने मेनोपॉजल स्टेट में चली गई हैं। अगर तो वो नॉर्मल एज में गई है, जो मैंने आपको बताया 47 से 55 ईयर्स के दरमियान, तो वो नॉर्मल स्टेट होती है। पेशेंट की काउंसलिंग हम इस तरह से करते हैं। एक होता है अर्ली मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज का मतलब है कि 47 ईयर्स से पहले अगर हो गए, वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, किसी रीज़न से हो सकता है। और एक प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है ना, वो 40 ईयर्स से पहले। कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं या ख़वातीन हैं जिनको 40 ईयर्स से पहले ही जो है वो मेनोपॉज हो जाता है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। उससे हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, कि आपकी जो अंडदानी है या ओवरीज हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। वो जेनेटिकली होता है, ठीक है, या फिर जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उन पेशेंट्स में हो सकता है। दूसरा, जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी अर्ली सर्जरी हो जाती है, जिनका किसी वजह से यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, तो उसके बाद ओवरीज जल्दी काम करना छोड़ देते हैं, तो वो भी डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस अब हमारी लाइफ जो है यहाँ पर एंड हो गई है, उसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और इससे उनकी मैरिटल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, सोशली बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर आएँ, उन्हें हम पॉजिटिव काउंसलिंग करें, और उन्हें बताएं कि एक तो पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना शुरू करें, जो सोशल गैदरिंग होती है, ग्रुप्स बने होते हैं जो उनको एक्टिव रखते हैं। दूसरा, आप अपनी जो है ना वो डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें, मल्टीविटामिन्स लें, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो ज़रूर अडॉप्ट करें। बिल्कुल, और हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अडॉप्ट करें। और अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं या कम गो हैं, तो प्लीज़ अपने घर वालों से बात करना शुरू करें। अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा फोकस करें अपने ब्रेकफास्ट पर। दूध, दही, अंडा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो चीज़ें देखकर आप मुतमईन होते हैं, कोई ड्रामा है या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी, इससे आपके जो हार्मोन्स हैं
एक्टिवेट हो रहे हैं और पॉजिटिवली हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपने अपने आप को थ्रू आउट मेंटेन करना है। अच्छा, अगर हम सिर्फ यही बात लोगों को समझाने लगे ना कि आप पोस्ट मेनोपॉज की फेज़ में भी जाकर उन लोगों की तरह रह सकते हैं जो कि अपने अर्ली लाइफ स्टेज साइकिल से गुजर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि खुश रहना हर बंदे का जो है ना वो पर्सनल चॉइस है कि वो कैसे खुश रह सकता है। इस पर बात करेंगे कि ख़वातीन को इस फेज़ के स्ट्रेस से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपनी उम्र के हर हिस्से को आपको एंजॉय करना चाहिए। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई है, इसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और इसके हर फेज़ को एंजॉय करें। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर फेज़ जो आपकी लाइफ का आता है उसमें अपने आप को स्टेबल रखना सीखें, अपने आप को मेंटेन करना सीखें। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, ख़वातीन की जो एंजाइटी है, परेशानी है, वो सबसे ज़्यादा ये होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेनोपॉज़ वाला सिचुएशन आता है, इसमें ख़वातीन को इस बात से ज़्यादा कि वो इस फेज़ में दाखिल हो गई हैं, इस बात की टेंशन होती है कि जी उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई है और ये एक कोई शायद आई थिंक कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या कोई स्टिग्मा है या क्या है, आई डोंट नो, उनको इस बात का ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए ख़वातीन को इस फेज़ में क्या करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि खुश रहने के लिए तो इंसान खुद बहाने ढूंढता है, लेकिन अगर आप बहाने नहीं भी ढूंढ सकते हैं तो मेडिकली कुछ चीज़ों को आप जो है वो अंडरस्टैंड करके फॉलो करें। व्हाट आर दीज थिंग्स? बिल्कुल सबा, देखिए आपने एक दो बातें ना बहुत अच्छी कही हैं। एक तो आपने ये कहा कि अपनी लाइफ के हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा आपने कहा था कि ख़वातीन अपनी खूबसूरती पे तो ध्यान दे रही हैं लेकिन अपनी हेल्थ पे नहीं कहती हैं। आजकल एस्थेटिक का भी दौर है, लेकिन खूबसूरती आपकी जो ना आपके हार्मोन से, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उन चीज़ों से है, ठीक है। अगर आप अर्ली ही उसका ख्याल रखेंगे तो आप आगे जाके भी यंग ही नजर आएंगे। क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद ना हमें लगता है कि हम बिल्कुल ढलक गए हैं, आपकी स्किन ढलक गई है, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो रहा है कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आप जो वो नेचुरल फूड ले सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनके अंदर हमारे जो वो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। दूसरा, आप कैल्शियम इंटेक अपना, कैल्शियम वाइटामिन इंटेक अपना आप ज़रूर रखें ताकि आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है ना वो कम रहे। विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप ज़रूर लीजिए अपने, ठीक है। डेली के मल्टी विटामिन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़ होती है इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, जो हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। अगर हम डाइट की बात करें ना तो हम पेशेंट से कहते हैं कि मेनोपॉजल एज के बाद एक तो आपको मिल्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, योगर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जो चिक पीस होते हैं ना वो आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना जिसमें शुगर कंटेंट होता है उसको आप कम रखें, प्रोटीन्स को आप ज़्यादा कर दें। जिसमें चिक पीस होते हैं, नट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो ले सकते हैं। दूसरा, और जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो अपनी डाइट में रखें। अलसी भी आप ले सकते हैं, वो आपके सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, आपकी डाइट के लिए। वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें आप अपना, ठीक है, ताकि आपकी स्किन जो वो हेल्दी रहे। वेट गेन ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि जब वेट गेन होता है ना तो आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वो खुलना शुरू हो जाते हैं लिगामेंट्स, जिसकी वजह से आपकी बोन्स में, स्पेशली नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो वेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक्सरसाइज करते हैं हम, अपनी डाइट को बेहतर रखते हैं, ठीक है। दूसरा, जब किसी पेशेंट में बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं ना तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट मौजूद होता है जिसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। हम हार्मोन्स के ज़रिए जो वो पेशेंट को वो रिप्लेस कर सकते हैं। एक जो है वो बीच में मिथ आई थी कि हार्मोन की वजह से जो ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स कहते थे कि हमें कैंसर्स का ख़तरा है, तो फिर वो उसके लिए स्टडीज़ की गई हैं, रिसर्च की गई हैं, ठीक है। उसमें कैंसर्स का ख़तरा इतना नहीं होता जितना कि आपकी जो है ना वो बाकी चीज़ों का होता है। जैसे अब मैंने बताया था कि कार्डियक डिजीज़ हो गया, हार्ट अटैक है, उनके रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम बहुत सोच समझ कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि अर्ली स्टेज से शुरू कर दें। जैसे अगर 50 ईयर्स में हम किसी का स्टार्ट कर देते हैं ना तो उसके जो है वो इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज कि हम किसी पेशेंट में बहुत लेट स्टार्ट करें 65-70 ईयर्स में, तो वो तो ऑलरेडी जो ना वो हाई रिस्क पेशेंट हो चुकी है अपने बाकी डिजीज़ के लिए। लेकिन जिन पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर की या यूट्रस के कैंसर की, इंटेस्टाइन के कैंसर की, उनमें हम बहुत आराम से जो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन पेशेंट्स को दे देते हैं और ये लेना भी चाहिए आपको। दूसरा, आपके साथ जो भी सिम्टम्स होते हैं आप अपने डॉक्टर से, स्पेशली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस कीजिए ताकि आपको टाइमली उसका ट्रीटमेंट मिल जाए और आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार सकें। बिल्कुल, हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, अब ये सारी कंपोनेंट्स तो हो गए, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी कि मैं कुछ टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी कि इस फेज़ में, यानी पोस्ट मेनोपॉज के फेज़ में टेस्ट होने चाहिए,
वो कौन से टेस्ट हैं जो खवातीन को करवाने चाहिए? एग्जैक्टली सबा, देखें जब हम मेनोपॉजल स्टेज में आ जाते हैं ना, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, चाहे वो मेनोपॉजल स्टेट में हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है, हर किसी को एनुअल इन्वेस्टिगेशंस अपनी ज़रूर करानी चाहिए। एक अपनी हेल्थ का चेक एंड बैलेंस होता है जो आपको रखना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए एनुअली हम पेशेंट को कहते हैं कि हर साल अपना ब्लड टेस्ट, इसमें CBC होता है, ब्लड शुगर टेस्ट होता है, ठीक है, वो आप ज़रूर करवाइए। और आपका जो वो यूरिन टेस्ट होता है, इसके अलावा आपका डेक्सा स्कैन, जिसे हम कहते हैं कि हड्डियों के लिए एक हम एक्सरे कराते हैं, जिसमें देखते हैं कि आप विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी तो नहीं है। आपको ये टेस्ट एनुअली ज़रूर कराने चाहिए, ठीक है। और जो ब्रेस्ट कैंसर या उसका रिस्क होता है, तो मैमोग्राफी हर 2 से 3 साल में एक औरत को हम ज़रूर एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड हम एनुअली पेशेंट को ज़रूर एडवाइस करते हैं उसको देखने के लिए। डॉक्टर आयशा, आपने मैमोग्राफी का जिक्र किया, मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी। ये वो टेस्ट है जिससे ख़वातीन काफ़ी खौफज़दा होती हैं और उनके ख्याल में कि नहीं, क्या ज़रूरत है, जब हमें साइन एंड सिम्टम ही नहीं है इस तरह से, तो हम क्यों ये टेस्ट कराएं? तो क्या हर 2 साल में लाजमी करवाना चाहिए ये टेस्ट? देखें, 2 से 3 साल में ज़रूर कराना चाहिए। एक चीज़ है कि आप अगर किसी रिस्क पर हैं तो आपको वो रेक्टिफाई तो कर सकते हैं ना, अर्ली डायग्नोसिस हो गई कोई बीमारी नहीं है तो आप भी सेटिस्फाई हैं, आपके डॉक्टर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि पेशेंट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपको कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप अर्ली जो वो ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। स्पेशली अगर कोई पेशेंट HRT ले रही है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है और लॉन्ग टर्म में ले रही है, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उनमें तो ज़रूर कराना चाहिए मैमोग्राफी। उनमें जो वो उनके पेल्विस का अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराना चाहिए उसकी यूट्रस को देखने के लिए। सही, तो ये टेस्ट जो होते हैं ना, इससे आपको पता चल जाता है अर्ली स्टेज पर कि खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, डाइट कैसी रखनी चाहिए खवातीन को? डाइट जो है ना, वो उनका अपना फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। मैंने बताया था कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने चाहिए ताकि उनका शुगर लेवल जो ना वो मेंटेन हो, क्योंकि वेट गेन होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर के चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर इनका जो बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल जो ना डिरेंज होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अपना जो ना वो लो फैट रखें, कार्बोहाइड्रेट भी कम रखें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लें। आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो विदाउट होता है एग योक, उसके बगैर आप ले लें, एक वाइट ले सकते हैं। आप चिकपीस ले लें, नट्स ले लें, योगर्ट है, मिल्क है, आप ये चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर रखें। सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपकी कीमती वक्त के लिए आप स्टूडियोज़ आई और इतनी मुफीद बातें आज हमने की। ख़वातीन को अपना ख्याल रखना चाहिए, सेहत हज़ार नेमत है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, मायूसी दूर भगाएं, लाइफ में जो कुछ आपके पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप देखें आपके सराउंडिंग में चीज़ें वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी और आपकी हेल्थ भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेहत है ना, इसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि सेहत है तो सब कुछ है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और फिर से हम हेयर स्टाइलिंग के हवाले से बात करने लगे हैं। आपको बताते हैं कि गर्मियों में बालों की केयर कैसे की जाए और किस तरीके से अपने बालों को टेक केयर किया जाए, क्योंकि सही तरीका किसी को नहीं पता होता। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी टिप्स कर रहे होते हैं अपने बालों के ऊपर, बहुत सारी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, महंगे महंगे शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपको एक्सपर्ट ही बताएंगे, या आपको स्टाइलिस्ट ही बताएंगे कि बालों की केयर कैसे की जाए। और दूसरा, आजकल कौन सा ट्रेंडिंग स्टाइल है जो कि इन है। जब भी हम देखते हैं ना और मॉडल्स के हवाले से बात करते हैं कि जी आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे मॉडल्स होती हैं जिनके बड़े ज़बरदस्त जो है वो स्टाइल बने हुए होते हैं बालों के, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। या तो समहाउ उन्होंने एक्सटेंशन लगाया होता है, या फिर उनके अपने बालों के साथ जो उन्होंने जिस तरह से एम्बेलिशमेंट किया होता है, ये सारी चीज़ें की होती हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं और उनके जो खूबसूरत बाल हैं उसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। तो आज इस पर बात करने के स्टाइलिस्ट जैन उपल हमारे साथ मौजूद हैं। इनका अपना सलून भी है और बहुत एक्सपर्ट हैं अपने काम की। तो इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कि आजकल कौन से ट्रेंडिंग स्टाइल जो हैं वो इन हैं? देखिए, अगेन बात करेंगे सबसे पहले सीजन की। जब सीजन चेंज होता है तो हमें अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत पड़ती है, हेल्थ वाइज भी और इंटरनली एक्सटर्नली बोथ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पानी की। पानी का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। और दोनों मौसम में अमूमन लोग अपने आप को डिहाइड्रेट कर देते हैं। चाहे वो गर्मी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते, नमकियात जिसे कहते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। और पानी, क्योंकि AC में अक्सर लोग बैठे होते हैं, उनको पता ही
नहीं चलता कि कब उनको पानी पीने की नीड है और कब नहीं। तो इस वजह से हम इंटरनली अपने आप को डिहाइड्रेट कर देते हैं, और जब इंटरनल हमें मसले आएंगे तो ऑब्वियसली स्किन और हेयर दोनों में मसले आएंगे। तो बालों की जहां तक बात करते हैं डिहाइड्रेशन से, लोग बोलेंगे जी क्या ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है, बिकॉज हमारे स्कैल्प का पीएच डिसबैलेंस हो जाता है और हमें पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब हमें एक्सेस सीबम निकलेगा यानी स्कैल्प में से ऑयल निकलेगा तो ऑब्वियसली बालों की रूट या फॉलिकल क्लॉग होना शुरू हो जाएगा, और क्लॉगिंग से क्या होता है कि हमारा रूट कमजोर होता है, बालों में नमी आएगी या बालों में तेल आएगा तो हमारा बाल टूटना शुरू हो जाएगा, और ड्राइनेस से भी बाल टूटता है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है, पानी के एलिमेंट्स को मुकम्मल रखना है, उसकी वजह से बाल आपका नेचुरली शाइन करेगा। सेकेंडली मैं सबको यही बोलती हूँ सैलून में भी और वैसे भी जो मुझसे कभी राय मांगता है कि बालों की सबसे पहले टेक केयर करनी होती है बालों की सफाई रखकर। अगर आप प्रॉपर तरीके से बालों को वॉश नहीं करेंगे, अमूमन लोग शैम्पू बालों में छोड़ देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमें डैंड्रफ बहुत रहता है, तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप बालों की केयर ठीक नहीं करते, आप बालों में से शैम्पू या कंडीशनर के रेजिड्यूज ठीक से नहीं निकालते। फिर इसी के साथ एक लिंक अटैच्ड है ये कि शैम्पू कर लेंगे और कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए बात वही है, मैं अब अगेन अपनी लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी में बताऊंगी कि हमें बालों के क्यूटिकल को बंद रखना बहुत जरूरी है। शैम्पू करते हैं हम बिल्डअप्स निकालने के लिए, बालों में से गंदगी की सफाई करने के लिए, और शैम्पू हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है क्योंकि उसने बिल्डअप्स निकालने हैं। लेकिन अगर हम शैम्पू के बाद कंडीशनर नहीं करेंगे जिसका काम है क्यूटिकल को वापस लॉक करना, तो अगेन हम अपने क्यूटिकल्स को हमेशा ओपन छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो रफ और ड्राइनेस और टीजिंग वाला एलिमेंट हमारा बाल हमें एंड्स में से देना शुरू कर देता है, और एंड्स हमारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये टेक केयर पहले कर लेंगे, और अगेन जिसके बाल ज्यादा खराब है वो सीरम का इस्तेमाल रखे ताकि बाल हाइड्रेट रहे। तो ये एलिमेंट्स करने के बाद अब आपको नीड है कि जी अब आप स्टाइलिंग कैसे करें, क्योंकि ये एलिमेंट को मुकम्मल करेंगे तो जी आपने बालों को सेफ रखा हुआ है, फिर आप हीटिंग टूल्स या स्टाइलिंग का अच्छा जैन, हमारी कई सारे ऐसे स्टाइलिस्ट हैं जिनसे बात होती है, आप जैसे कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि कराची में भी हैं, कराची से बाहर भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं। आप लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उस तरह से फॉलो नहीं करते। तो आज स्टेप टू स्टेप बताइए कि जब भी किसी को हेयर डू करवाना हो तो उससे पहले एक अच्छे ब्लो ड्रायर से पहले, अच्छे कर्ल्स से पहले, अच्छे आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स जो हेयर डू स्टाइलिंग होती है, या जूड़ा, ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग से पहले लोगों को अपने बालों को किस तरह से प्रेप करना चाहिए, बालों को किस तरह से तैयार करना चाहिए, और स्टाइलिस्ट का काम है ये बताना कि आपके बालों के टेक्सचर में इतना हैवी हेयर डू हो जाएगा, इतनी हीट आप बर्दाश्त कर सकते हैं, या ये स्टाइल आपके बालों के लिए ठीक है, ये ज़रूर बताइए। जी अच्छा देखिए डिपेंड करता है क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हर किसी का बालों का टेक्सचर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिनके बाल पतले होते हैं, तो मैं उस टॉपिक को पहले पिक करूंगी कि जिनके बाल पतले हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि उनको कभी भी स्टाइल बनवाना है तो वो घर से शैम्पू या कंडीशनर करके नहीं आए। कोशिश करें कि वो एक आध दिन पहले अपना बाल वॉश कर लें और थोड़ा सा उनके बालों में बिल्डअप रहने दें, बिकॉज बाल जितना लिम्पी होता है वो उतना टीमिंग इफेक्ट दे देगा, और हमें एक हेयर डू करने के लिए बालों में थोड़ा सा वेट चाहिए ताकि बालों में कोई चीज रह जाए। अगर आप शैम्पू कंडीशनर करके आ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि स्टाइलिस्ट को प्रॉब्लम होगी कि वो आपके बालों में वॉल्यूम नहीं दे पाएगा। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है पाकिस्तान में कि ट्रेनिंग्स की बहुत कमी है, लोग ट्रेनिंग्स नहीं लेते, स्टाफ में ट्रेनिंग्स नहीं है, वो जिस तरह हैवी हेयर में बाल बनाते हैं उसी तरीके से वो पतले बालों में बाल बनाते हैं। हालांकि हमें अपने टूल्स का एंगल बदलना पड़ता है, या अलग तरीके से वॉल्यूम देना पड़ता है, या अलग हमें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बाज़ वक़्त हमारे पास पूरे प्रोडक्ट्स भी नहीं होते क्योंकि मेजॉरिटी बाल हमारे यहाँ हैवी टेक्सचर्ड है, पतले टेक्सचर्ड बाल बहुत कम है, उनके लिए हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं रखते। एंड सेकेंडली पतले बाल वाले भी उनको काउंटर पे भी जो शैम्पू समझ में आता है वो शैम्पू यूज कर लेते हैं अपने रूटीन वर्क में भी। तो मैं यही बोलूंगी कि जिनकी फाइन हेयर है उनको एटलीस्ट वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज यूज करने चाहिए जो बालों में वॉल्यूम रखें, लेकिन उनको भी शौक होता है कि हमारा बाल फ्रिज कंट्रोल्ड रहे, तो ऑब्वियसली या आप फ्रिज कंट्रोल कर लें या फिर अपने बालों को आप वेट दे दें।
है। सेकेंडली बात ये है कि जिनके हैवी बाल है उनको बाल वॉश करके आने, बिकॉज ऑलरेडी उनके बालों में हैवीनेस है, वॉल्यूम है, तो उनको बिल्डअप्स नहीं चाहिए, उनका बाल आराम से बन सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, कोई भी हीटिंग टूल लगाने से पहले मैं क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि सैलून पे रिलाय ना करें कि वो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे आपके बालों में लगाएं हीटिंग टूल से पहले। आप अपना वो प्रोटेक्टेंट अपने पास लेकर जाएं, अपने पर्स में रख के लेकर जाएं। जरूरी नहीं होता कि आप लेकिन जैन जो हीट प्रोटेक्टर आप बता रही हैं वो अगर जब अप्लाई करते हैं ना यानी हेयर ड्रू से पहले, तो क्या होता है कि वो बाल बहुत स्टिकी होके बहुत पतले पतले लगते हैं, तो लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। हीट प्रोटेक्टर जो है वो कौन सा किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये भी बताएं कि कितनी देर पहले लगा लें, क्योंकि जब आप फ़ौरन हीट प्रोटेक्टर लगाते हैं तो जाहिर है फिर आपके बालों को जब आप ब्लो कर रहे होते हैं, हेयर ड्रायर मार रहे होते हैं, तो वो उस तरह से फिर उसकी जो कहना चाहिए ना कि शाइन या उस तरह से जो उसकी स्मूथनेस है वो नहीं आ रही होती है, बाल बहुत पतले पतले रूखे रूखे लग रहे होते हैं। जी अच्छा, इसके लिए मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं कोई प्रोडक्ट का नाम ले सकती हूँ? नहीं, आप बगैर प्रोडक्ट का नेम लिए। अच्छा, बगैर प्रोडक्ट का नेम। अच्छा देखिए, वैसे तो इम्पोर्टेड हमारे पास बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है हीट प्रोटेक्टेंट की, लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक आउट होते हैं, कभी शॉर्ट हो जाता है या एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, लोग उसे ले नहीं पाते। तो मैं ये एक राउंड वे पे बताना चाहूंगी कि लोकली एक ब्रांड है कलर्स का या हेयर प्रोडक्ट का, जिसने अभी रिसेंटली एक हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया है एंड इट्स अमेजिंग। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड है, तो आप वो रिटेल मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप वो लेके अपने पास अपनी वैनिटी में रख लें तो आपके लिए वो बहुत बेटर है। वो जो आपने प्रॉब्लम बताया कि स्टिकीनेस का प्रॉब्लम आता है या कुछ हीट स्प्रेज थोड़े अरसे बाद बालों में स्मेल दे देते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट्स उस प्रोडक्ट में नहीं है। वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन ऑब्वियसली उनके चीजें इंपोर्टेड हैं, लेकिन वो बनाते लोकली ठीक है। सर्टेन काइंड ऑफ हीट प्रोटेक्टर अप्लाई किया और आपने जो है वो हेयर ड्रायर से अपने बालों को ट्रीट करवाया। और किसी के पास भी कोई और ब्रांड का हेयर प्रोटेक्टेंट है तो स्टिकीनेस क्यों आती है कि वो बालों में बहुत करीब से स्प्रे लगा देते हैं। बालों में स्प्रेज हमेशा दूर रखकर लगाना चाहिए कि उसकी स्प्रेडिंग पावर ज्यादा हो और वो बालों में आपको स्टिकीनेस ना दे। तो आप थोड़ा सा वेट करें, अगर आपको लगता है कि स्टिकीनेस ज्यादा आ रही है तो एक कोल्ड एयर के ऊपर अपना एयर ड्राई कर लें हल्का सा बाल, ताकि वो ड्राई हो जाए। उसी पे डायरेक्टली हीट ना लगा दें, टूल्स ना लगा दें डायरेक्टली। तो ये छोटा सा एक स्टेप है। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कि आजकल कौन से हेयर स्टाइल जो हैं वो ट्रेंडिंग में है? मैं जिस तरीके से फॉलो कर रही हूँ और देख रही हूँ तो उसमें शॉर्ट हेयर जो है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको अच्छे लगते हैं ये टॉन क्रॉप टाइप जो बाल होते हैं, या फिर लोगों को जो है सीजन देखते हुए हेयर कट नहीं करवाने चाहिए, रखना चाहिए जो काम आ सके? कि भाई अब जब लंबी हेयर चाहिए तो चीज क्या है, पाकिस्तान में ना ट्रेंड्स बहुत लेट फॉलो होते हैं। जैसे मैं भी रिसेंटली, मैं कल बता भी रही थी कि मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं कल ही वापस आई हूँ, तो दुनिया में आप देखते हैं तो उनके ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं जहाँ से आई हूँ वहां पे मैंने हर किसी को लंबे बालों में देखा है, बिकॉज अब लॉन्ग लेंथ की ट्रेंड वापस आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हम एक स्टेप पीछे हैं, चाहे वो कलर्स हो चाहे वो लेंथ हो हेयर की। यहाँ पे हम शॉर्ट हेयर प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर मुल्कों में लॉन्ग हेयर वापस आ गया। तो अगर हम पाकिस्तान के ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपने बाल गर्मियों में शॉर्ट रखते हैं और सर्दियों में लंबे की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मुल्क में गर्मी ज्यादा आती है, लोग से बाल हैंडल नहीं होते। और स्टाइलिंग की जहाँ तक बात करें तो मैं प्रेफर और सजेस्ट करूंगी कि वो कोई इवेंट में भी जाएं तो वेव्स रखें, कर्ल्स रखें, क्योंकि अगर वो फ्रिज भी आएगा तो वो अच्छा लगेगा। और स्वेटिंग के बाद हमें फ्रिज आता ही आता है, चाहे आप जितनी भी मर्जी एसी में बैठ जाएं, आपने गाड़ी से निकलना है, हॉल में जाना है, इवेंट में जाना है, पसीना आपको आता ही है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि वेवी बाल रखें, कर्ल्स रखें, ताकि अगर आपको पसीना भी आए तो वो कर्ल के अंदर ही फ्रिज जाए आपका, जो आप लिटरली एक कोम्ब के साथ उसको वापस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप स्ट्रेट बाल करेंगे वो वापस वॉल्यूमाइज हो जाएंगे, क्योंकि पसीने से आपको पता है बाल फूलता है। सही, चलिए जी, ठीक है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टाइलिंग की जा सकती है और स्टाइलिंग से पहले अपने बालों को किस तरह से प्रेप करें, किस तरह से रहें, किस तरह से तैयार करें कि वो एक अच्छा हेयर डू उनके ऊपर बन सके। ज़ैन, ये बताइए कि ज़्यादातर जो आजकल स्टाइलिंग जिस हवाले से आप बात करी थी कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो देर से फॉलो किए जाते हैं, तो इसका कितना बड़ा नुकसान होता है? क्योंकि अब अगर
शॉर्ट हेयर का ट्रेंड जो है वो 5 महीने 4 महीने या 6 महीने पहले जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और लोग अब यहाँ पर शॉर्ट हेयर जो है करवा रहे हैं, तो इसका तो लॉस होता है क्योंकि सीज़न टू सीज़न भी आपकी पर्सनालिटी जो है वो ज़ाहिर हो रही होती है लोगों के ऊपर। आपकी पर्सनालिटी ये बता रही होती है कि जी अब ठीक है गर्मियाँ थी तो किसी ने शॉर्ट हेयर रखे हुए हैं, अब लॉन्ग हेयर का फैशन है, तो किस तरह से फिर फैशन को फॉलो किया जाए, ट्रेंड को फॉलो किया जाए? देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ये ट्रेंड फॉलो करना से बेहतर है कि आप वो करें जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है। आई ऑलवेज प्रेफर दैट, क्योंकि एक बैंड वैगन इफेक्ट बनाने से बेहतर है कि वट एवर यू फील इज राइट यू शुड डू दैट। तो अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट बाल रखना है, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है आपने लंबा बाल रखना है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। और आई थिंक कराची के अंदर हमारे यहाँ ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपनी मर्जी का ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे लंबा बाल रखना है वो लंबा करता है। इवन कपड़ों में भी ऐसा होता है। हाँ। जैसे लंबे लंबे शर्ट्स पहननी है, जैसे शॉर्ट पहनना है, पटियाला पहनना है, फ्लेयर्ड पहनना है, तो यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना हम किसी को जज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जो आपको अच्छा लग रहा है, आई थिंक आपको वो फॉलो करना चाहिए। देन आपकी पर्सनालिटी पे वो सूट भी करता है। आप ट्रेंड को फॉलो करने जाते हैं तो बाज़ औक़ात आप ऑड लग रहे होते हैं। तो ये मेरी प्रेफरेंस होती है और मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है ये और ये सजेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक स्टाइलिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है ज़ैन कि जब कोई आपके क्लाइंट आपके पास आते हैं या आती हैं और वो ये कहती हैं कि भाई ठीक है हमें तो इस तरह से जो स्टाइलिंग, हमें वो स्टाइलिंग चाहिए जो इस मैगजीन में है, जो इस एक्ट्रेस की है, जो किसी भी एक्ट्रेस की तरह आप हमें बना दें, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे? जी बिल्कुल, उनको कन्विंस करना समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उनका देखिए बालों के लिए सिर्फ बालों का टेक्सचर या बालों की एक लेवल को मेंटेन करना नीड नहीं है। आपको उनकी फेस वाइज स्ट्रक्चर, उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा, हर चीज देना पड़ता है। तो हम बाज़ औक़ात कभी हेयर आर्टिस्ट से ज्यादा इमेज कंसल्टेंट्स हो जाते हैं कि हमें उनको ये बताना पड़ता है कि जी ये रंग आप पे सूट करता है या ये कट आप पे सूट करेगा। अगर आप ये कट कराएंगी तो मे बी आपका फेस और बड़ा लगे या छोटा लगे, आपके फीचर्स दब जाएं। तो हमें ये हर चीज उनको बतानी पड़ती है। और आप सही कह रही हैं, समटाइम्स ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो बिल्कुल स्टबर्न होकर आते हैं कि नहीं हमें यही कराना है। हाँ ना, मतलब अब अगर हानिया ने शॉर्ट हेयर कराए हैं और अगर उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं या वो किसी और मकसद के लिए उन्हें कराए, हो सकता है उन्होंने किसी रिकॉर्डिंग के लिए, किसी खास किस्म की किसी सीन के लिए कराए हो, ये तो ज़ाहिर है हर किसी का अपना पर्सनल है। लेकिन अब उनको देख के बाकी लोग अगर शॉर्ट हेयर की तरफ जा रहे हैं तो वो उन पे अच्छे ना लगे तो ये किस तरीके से फिर आप मैनेज करती हैं क्लाइंट के साथ? देखिए, सेलिब्रिटीज एक तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसिंग एक ऑरा देते ही हैं लोगों के ऊपर, और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, उनको कॉपी करें, उनके ऊपर वो चीज अच्छी लग रही तो जरूर कॉपी करें। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि नहीं मैं ये खास पर्सपेक्टिव पे नहीं स्टैंड कर पाऊंगी, तो आई थिंक वो चीज नहीं करानी चाहिए। लेकिन समटाइम्स किसी को एक्सपेरिमेंट करने का शौक होता है तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो वो इम्पैक्ट आपको पता है कि ये सेलिब्रिटी इम्पैक्ट होता है। और देखिए अब हम भी एक जगह पे खड़े हैं, यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये भी एक इम्पैक्ट देते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो बहुत हद तक क्लाइंट बात समझ भी जाता है और बहुत हद तक नहीं भी समझता। तो हमें दोनों को इन बैलेंस रहना पड़ता है। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है कि हम क्लाइंट्स को समझाते थे कि जी ये चीज आप पे अच्छी लगेगी, वो मान जाए तो वेल एंड गुड, वो नहीं मानते तो ऑब्वियसली हमें उनको सर्विस तो प्रोवाइड करनी है। तो दोनों सूरत में हमें अपने आप को मैनेज और बैलेंस रखना ही पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग रिग्रेट भी करते हैं कि हमने ये बात क्यों करा ली। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मे बी उन्होंने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो काम करवाया, तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वो आर्टिस्ट हैं, उनके काम पे वो चीज डिपेंड करती है कि उनको बाल छोटा रखना है, बड़ा रखना है, गोल्डन रखना है, रेड रखना है, ब्लू रखना है, व्हाटसोएवर। सही। अच्छा, स्टाइलिस्ट जो हैं वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हर ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड फॉलो करना बेटर भी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने फैशन की इंडस्ट्री के अंदर साथ साथ भी चलना है। लेकिन जब हम पीछे रह जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम आती है। बिकॉज एज अ हेयर आर्टिस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कलरिस्ट भी हूं, और कलरिस्ट के तौर पे मैं देखूं तो दुनिया कहीं से कहीं निकल गई, लेकिन अभी तक भी हम एशेस पे अटक गए हैं। तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होती है बाज़ औक़ात सैलून में लोगों को समझाने के लिए कि एशेस, सिल्वर्स अब खत्म हो गए हैं। अब वापस से चॉकलेट्स और ऑबर्न्स, रेड, ये वाले कलर वापस आ रहे हैं। अब आप इसको तब फॉलो करेंगे जब दुनिया किसी और कलर पे चली जाएगी, तो फिर आप अच्छे नहीं लगेंगे ट्रैवल करके। जब आप ऑब्वियसली इतने लोग ट्रैवल करते हैं और अब
अभी लोग अगर वो कलर फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो लोग उनको और समझेंगे भाई ये हमने पिछले साल करवाया था और ये अब ऐसे आके घूम रहे हैं। हाँ, सही। अच्छा, तो I think जरूरी है कि आप स्ट्रिकिंग कराना ज़्यादा बेहतर रहता है, डाई ज़्यादा बेहतर रहता है, या ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, उसकी वजह से ये दोनों जो ट्रीटमेंट्स हैं लोग ये कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है, कौन से ऐसे नए ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हेयर्स के लिए इन है, तो वो हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा देखिए, अगेन बालों में कलर कराने का भी ना एक मकसद होता है कि आप बालों में डायमेंशन और कंट्रास्ट के एलिमेंट्स को कैसे निखार सकते हैं। डायमेंशंस बेसिकली होते हैं जो हमने फॉर एग्जांपल एक किसी हैवी बालों को हमने थोड़ा सा पतला दिखाना है या पतले बालों को हमने थोड़ा सा हैवी दिखाना है। तो जब हम पतले बालों को हैवी दिखाएंगे तो हमने उसमें हाईलाइट और कंट्रास्टिंग एलिमेंट ज्यादा देने होते हैं ताकि बाल बड़ा भरा भरा सा लगे। और हैवी बालों के अंदर हम डायमेंशंस क्रिएट करते हैं, और डायमेंशंस हम तब भी क्रिएट करते हैं जब लोगों के वाइट बाल होते हैं बहुत ज्यादा और उनको पूरे लेंथ में कवर हो रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं है। वो किसी भी सैलून पे जाके बैठ जाते हैं और कोई भी उनको कुछ भी कर देता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी और लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज रिसर्च करके जाएं कि आपने कलर्स कैसे करवाने हैं, अपने साथ रेफरेंस पिक्चर जरूर लेकर जाएं, लेकिन उन्हें 100% कॉपी कराने की जिद ना किया करें, क्योंकि अगेन आपने अपना एक एलिमेंट दिखा दिया स्टाइलिस्ट को, और अब स्टाइलिस्ट का काम है आपको समझाना कि वो किस तरह करेगा, और स्टाइलिस्ट को चूज करना आपका काम है कि रिसर्च करें कि आप कौन सा स्टाइलिस्ट आपकी बात समझ सकता है या आपके रेफरेंस को पूरी तरीके से आपके ऊपर उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कलर्स को मेंटेन करना। और अगेन आपको पता है कि आजकल तो हर कोई स्टाइलिस्ट बना हुआ है, हर कोई कलरिस्ट बना हुआ है, तो ये मिक्स एंड मैच में से ऑड वन आउट में से ढूंढ के निकालना कि कौन काम अच्छा करता है, ऑब्वियसली ये एक बड़ी जंग है, और इस जंग में से जो पार कर जाएगा वो अच्छा काम ले जाएगा। अच्छा, नए जो ट्रेंडिंग हेयर डूज हैं वो कौन से हेयर डूज हैं, वो हमारे साथ में शेयर कीजिए, बताइए। 2020 देखिए अगेन समर्स में यूजुअली लोग बीच वेव्स ही कराते हैं, और बीच वेव्स का फैशन अब तक खत्म नहीं हुआ है। लोग प्रेफर करते हैं, इवन आई डू इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है बीच वेव्स करना कि आपका कलर्स हल्का हल्का सा कंट्रास्टिंग में नजर आ रहा होता है। तो बीच वेव्स एक तो आसान और बहुत अच्छा तरीका है कि वो फ्रिज को भी कंट्रोल आपके रखता है कि जितना मर्जी फ्रिज आ जाए, आप अगेन एक कोम करें जैसे मैंने पहले बात की, वो वापस से मर्ज जाता है आपके बालों के अंदर। तो आप ये स्टाइल ज्यादा बेटर रहता है। और फॉर एग्जाम्पल जिसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेवी हो तो अगेन आपके फेस और शोल्डर्स को वो स्कल्प्ट कर देता है। तो आई थिंक ये, और जो पतले लोग हैं वो अपडूज करा भी सकते हैं। स्ट्रेच्ड बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो जेल बैक्स होते हैं। तो दोनों किस्म के बाल चल रहे हैं, डिपेंडिंग कि आपका फेस स्ट्रक्चर कैसा है। बिल्कुल, फेस स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो हेयर डू करवाना चाहिए, हेयर कट करवाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल जो हेयर कलर है उसमें जो आपने शेड्स बताएं वो डेफिनेटली इन है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ हेयर कलर है ना वो आप देखिए मिक्स मैच है। मतलब आपको उसमें थोड़ा रेडिश भी नजर आएगा, आपको उसमें थोड़ा सा लाइट गोल्डन, या फिर आपको उसमें बहुत ज्यादा वार्म शेड्स जो है वो नजर आएंगे। जी, ब्रासीनेस हो जाती है। तो वो मिक्स होके कुछ अजीब सा कलर हो रहा होता है, वो इतना क्लासी नहीं लगता। आपकी नजर में क्लासी हेयर कलर कौन सा है जिससे आपकी पर्सनैलिटी डिसेंट भी लगती है और आप फैशनेबल भी लगते हैं? देखिए, हमारे हर इंसान के अंडरटोन्स होते हैं, और हमें अपना अंडरटोन जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ऐसा क्या अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन है। हम पे वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं, हम पे कूल कलर्स अच्छे लगते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड नहीं पहन सकते, उन पे सिर्फ सिल्वर अच्छा लगता है, और जो सिल्वर नहीं पहन सकते उनको सिर्फ गोल्ड सचता है, या फिर वो दोनों किस्म के कलर्स पहन लेते हैं, यानी वो उनके अंदर कूल एंड न्यूट्रल अंडरटोन है उनका। तो सबसे पहले एक स्टाइलिस्ट को, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट को नहीं पता कि उनका अंडरटोन क्या है, तो ये स्टाइलिस्ट की जिम्मेदारी बनती है या आर्टिस्ट की कि वो उनको उनका अंडरटोन समझाए। और बहुत सारे तरीके होते हैं आपका अंडरटोन देखने के। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ट्रेंडिंग रील्स हैं कि लोग आपके ऊपर कलर्स रखकर देखते हैं कि रेड कलर अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। और प्लस हमारी हाथों की ये नसें होती हैं, हमारी होती हैं कि आप ग्रीन है या आप ब्लू है। तो ग्रीन और यहाँ से आपको न्यूट्रलनेस का पता चल रहा होता है कि आप कूल अंडरटोन के मालिक हैं या वार्म के हैं। उस लिहाज से आपको कलर डेरिवेशंस में जाना चाहिए। एक बंदा अगर कूल अंडरटोन रखता है तो वो रेड्स,
ऑरेंज या वार्म कलर्स नहीं पहन सकते, उस पे अच्छे नहीं लगते और उसको ऑटोमेटिकली वो कलर्स खूबसूरत नहीं लगेंगे। आप देखते होंगे कि लोग हमेशा ही सिर्फ ब्लू, ग्रीन्स और इन कलर्स में ही आपको नजर आते होंगे। जहां वो रेड पहनते होंगे वो उनका स्किन टोन डल लगना शुरू हो जाता है। और जो न्यूट्रल अंडरटोन्स रखते हैं वो दोनों कलर्स को पिक कर सकते हैं। अच्छा, जो आप बात कर रही थी कि कलर्स यूजुअली ऑरेंज या ब्रासी हो जाते हैं, देखिए वो ये मसला आता है कि लोगों को शौक है एशेस करवाने का। अब क्या होता है कि हर कलरिस्ट को ऐश करना नहीं आता है। वो बाज़ औक़ात आपके अंडरटोन के अंदर अंडरलाइन पिगमेंट को छोड़ देते हैं, मतलब आपकी ब्लीचिंग को ठीक नहीं कर पाते। तो जब जहां आपका ब्लीच क्राइटेरिया ठीक नहीं होगा वहां पे ऑरेंज आपका अंडरटोन रह जाएगा और उसके ऊपर आप ऐश कलर देंगे तो वो कुछ वॉशेस में बाहर आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम ये भी होता है कि चाहे बहुत अच्छा कलरिस्ट है लेकिन आपका फिर भी ऑरेंज बाहर आता है, क्योंकि हमारा नेचुरली बालों के अंदर ऑरेंज पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो वो ऑब्वियसली बात है कि हम जब वॉशेस करते हैं तो हमारा नेचुरल अंडरटोन ऊपर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा टर्म्स और एक हाई टेक बातें हैं जो ऑब्वियसली जो एक अंडरस्टैंडिंग रखता होगा वो ये चीज समझ पाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ज़ैन, थैंक्स फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छी बातें की ज़ैन ने। और स्टाइलिस्ट का काम ही यही है कि वो अच्छी तरह लोगों को बताए, गाइड करे कि जी ठीक है कौन सा कलर आपके ऊपर सूट करेगा, किसकी क्या जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किस प्रोडक्ट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने हेयर्स का जो है वो ख्याल कैसे रख सकते हैं और किस तरह से हेयर डू से पहले आप प्रेप कर सकते हैं अपने हेयर्स की। जैसे आप स्किन प्रेप करते हैं ना, तो वैसे भी हेयर ट्रीटमेंट भी होता है। चलिए जी, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो बात करेंगे कराची के हवाले से। अच्छा, कराची के हवाले से आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। यानी आज थोड़ा सा आपसे जो है वो हम डिस्कस करते हैं पुरानी कराची के बारे में, यानी कि जो टाइम गुजर गया। एक ऐसा शहर जहां चिड़ियों की चहचहाहट और तितलियां नज़र आना, या फिर पुरसुकून एक एटमॉस्फेयर जहां पर लोग बड़े मज़े से अपने काम काज कर रहे होते थे। एक ऐसा शहर कराची जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आज अगर देखा जाए तो ट्रैफिक बेहंगम है, शोर है, पोल्यूशन है, नॉइस है, और इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो ये कराची और वो कराची जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट थी, जिसमें रंग थे, जिसमें फूल थे, जिसमें खड्डे नहीं थे, जिसमें ऐसी जगहें नहीं थी कि जहाँ से आप गुजरे वहाँ आपको नाले बने हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि फूल नज़र आते थे, तो वो कराची जो है शायद कहीं खो गया है। लेकिन इस शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, वो बहुत एंथुजियास्टिक हैं अबाउट इट कि वो इस शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो जब हमने कहा ना कि हम आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, तो इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ शहरोज़ भाई मौजूद हैं, जिनका बड़ा अहम किरदार है। ट्री मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर अपने शहर के लिए कोई शख्स थोड़ा सा भी कोई काम करता है या अगर एक ईंट भी जाके कहीं लगा देता है, तो वो भी इस शहर के लिए पार्टिसिपेट कर रहा होता है। एंड ही इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कि किसी तरीके से पोल्यूशन कम हो जाए, किसी तरीके से अगर छोटी सी जगह को भी बनाना है, सजाना है, तो वो खूबसूरत लगे। शहरोज़ भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़ भाई, कैसे रोज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहरोज़ भाई, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से गार्डन आपने पूरा बनाया, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त वगैरह लगाए और उसका फिर जिस तरह से टेक केयर किया। अब जो रीसेंट कराची की जो सिचुएशन है, जो रीसेंट सिचुएशन है, उसमें अगर हम देखें और पिछला यानी जो पास्ट वाला कराची, जो पुराना कराची देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो ग्रेट ग्रैंड्स हैं, वो जिस कराची के बारे में हमें बताते हैं, वो इस कराची से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे कि अभी मैंने शहरोज़ भाई से पूछा, मैंने कहा मुझे तो यहाँ कभी तितलियाँ नहीं नज़र आईं, तो वो तितलियाँ कहाँ गायब हो गई, वो चिड़ियों का चहचहाना कहाँ चला गया, वो सारा सुकून, वो जो कहना चाहिए ना कि जो शहर की एक क्वालिटी थी, जो बेहतरीन हवा, आबो हवा, वो कहाँ चली गई, उस पर बात करते हैं। शहरोज़ भाई, कैसे डेवलप किया जा सकता है शहर को, कैसे तब्दील की जा सकती है शहर की फ़िज़ा?
जैसा कि आपने बात किया कि पुराना कराची और नया कराची, तो हम ज़्यादा पुराना कराची नहीं करेंगे। आज से सिर्फ 25 साल पहले और 90s का दौर अगर हम देखें कराची के अंदर, यहाँ की मौसम भी बहुत अच्छा होता था, यहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी होती थी। आप तितलियों की बात कर रही हैं, हमने यहाँ पर कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते उड़ते हुए देखे हैं शहर के अंदर, और एक बड़ा अच्छा था ये शहर। उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम सब नेचर से करीब थे, और नेचर से करीब इस तरीके से थे कि हमारे घर जो थे वो हॉरिजॉन्टल शेप में थे। आज फ्लैट्स आपको कराची शहर में नज़र आते हैं, शहर आपको कंक्रीट का जंगल नज़र आता है, लेकिन 90s के अंदर हर घर के अंदर 10% एरिया जो है हमारा गार्डन का होता था। उसमें फलों के दरख्त होते थे, उसमें फूलों के दरख्त होते थे। जहाँ फलों के दरख्त होंगे वहाँ परिंदे आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर फूलों के पौधे होंगे वहाँ पर आपको तितलियाँ नज़र आएंगी। जिस तरीके से हम तरक्की करते गए, हमने वर्टिकल की तरफ चले गए, हम फ्लैट्स बनाना शुरू हो गए, 6 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला। वो जो ग्रीन कॉरिडोर का स्पेस था हमारा, वो ख़त्म होते चले गया। तो ये तितलियाँ भी चले गई इस शहर से, ये परिंदे भी चले गए इस शहर से। अब दोबारा इसको हम कैसे लेकर आएंगे? तो कुदरत को सब कुछ पता था ना कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से ये आप एक पौधा देख रही हैं, इस तरीके से माजी में हर घर के अंदर एक जार में मनी प्लांट रखा होता था, लाजमी हर रूम में, डाइनिंग टेबल पर रखा होता था। अच्छा, वो रूम के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता था और फ्रेश ऑक्सीजन हमें देता था। वो उससे क्या होता था, हमारी सेहत भी अच्छी रहती थी। आज हम और आप एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन हर 1.5 से 2 महीने बाद दोबारा बीमार पड़ जाते हैं। पहले हम एंटीबायोटिक खाते थे तो कम से कम 6 महीने तक हमारी तबीयत सही रहती थी। उसकी वजह क्या है कि आबो हवा हमारी सही नहीं, जहरीली गैसेस हर तरफ आ गई हैं। तो कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जहाँ आउटडोर आपके पास स्पेस हो वहाँ आउटडोर आप दरख्त लगा लें। आपके पास आउटडोर स्पेस नहीं है तो आप इंडोर प्लांट्स अपने घरों में रख लें। आज भी आप देखती हैं कि कुछ बैंक्स वगैरह में आप जाती हैं तो आपको वहाँ पर गमले वगैरह नज़र आते हैं। तो उस तरीके के गमले आप अपने रूम्स के अंदर, अपने लॉन्च में रख सकती हैं, अपनी सीढ़ियों पर रख सकती हैं। अगर वो स्पेस भी आपके पास नहीं है, जैसा कि हमने एक एक्टिविटी की थी कस्बा कॉलोनी के अंदर, एक स्कूल था, 60 से 70 गज का स्कूल था। उन्होंने मुझसे कहा कि हम बच्चों के साथ प्लांटेशन एक्टिविटी किस तरीके से करें। तो हमने वहाँ पर वर्टिकल गार्डन बनाया कि दीवारों के साथ हमने जालियाँ लगाई और उसमें मुख्तलिफ किस्म की वाटर ग्लास के अंदर, वाटर जार के अंदर पौधे जो हैं हमने वहाँ रखे और वर्टिकल गार्डन का शेप इख्तियार कर लिया। इसी तरीके से अगर हम और आप दोबारा उस पुराने वाले कराची में जाना चाहते हैं तो हमें वैसी प्लांटेशन शुरू करनी पड़ेगी। अपने मदद आपके तहत बिल्कुल उसी तरह से प्लांटेशन शुरू करनी पड़ेगी। और जब हम बात करते हैं ना कि पोल्यूशन है और हम बात करते हैं कि चिड़ियों का वो चहचहाना कहाँ गायब हो गया, वो तितलियाँ कहाँ गई, वो रंग कहाँ गए, वो खूबसूरत आबो हवा कहाँ गई, वो जो हमारे ग्रेट ग्रैंड जिस कराची की कहानी सुनाते हैं कि बड़ा साफ़ सुथरा था, वो जो मेरी वालदा मुझसे सुबह कह रही थी कि अब तो तितलियाँ नज़र नहीं आती, अब तो उस तरह से आबो हवा नहीं है। हम तो अपने वालिद साहब के साथ जो है वो निकल जाया करते थे, वॉक पे भी चले जाया करते थे, लेकिन अब उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो अब ये सिचुएशन है कि अगर आपने एक जो है वो इलाके से दूसरे इलाके में जाना है तो आप सबसे पहले तो सोचने बैठ जाते हैं बिल्कुल कि भाई आप वहाँ तक जाएंगे, कितना ट्रैफिक जैम होगा, फिर मिट्टी धूल है, रास्ते ख़राब हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं। तो हमारे शहर को अच्छी सड़कें भी चाहिए और अच्छी आबो हवा भी चाहिए, लेकिन आबो हवा तब्दील करने के लिए शायद एक बंदा कुछ ना कर सके, लेकिन सबको इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करना होगा। तो मैं ये तो नहीं कहती कि जी ग्रेजुअली कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन अगर यही चेंज, अगर यही डेवलपमेंट हम अपने गली मोहल्लों और घर से स्टार्ट करें तो कितना चेंज आएगा ये बताइएगा शहरोज़ भाई। कि अगर एक गली है और उस गली के 4 लोग ये डिसाइड कर लें कि हमने अपने घर के बाहर दरख्त लगाने, हमने अपने घर के बाहर जो गली है उसको साफ़ सुथरा रखना है, हमने रोज़ाना जो है वो जो ग्रास लगाई हुई है उसको हमने जाके उसको टेक केयर करना है, उसमें पानी देना है, हमने पौधे लगाने, तो कितना चेंज आएगा। कम से कम उस गली का जो आधा हिस्सा है वो साफ़ होगा, उसको देख के बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। इस तरह से शायद ग्रेजुअली स्लोली ये शहर साफ़ सुथरा हो जाए, इसकी आबो हवा कुछ बेहतर हो जाए। कहते हैं ना, शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाना। जैसे कि आपने सफाई की बात की, आप रोडों की बात कर रही हैं, तो मेन चीज़ जो शहर के अंदर जो 80% कचरा है ना वो शॉपर बैग्स है। आप पुराने कराची की बात कर रही हैं, जब मैं अपनी दादी के साथ बाजार जाता था तो एक कपड़े का बैग लेके जाता था और उस कपड़े के बैग में आलू, प्याज, सारी चीज़ें, 2-4 चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप लेती थी। पहले आलू रखेंगी, फिर प्याज रखेंगी, फिर टमाटर रखेंगी, फिर धनिया पुदीना, और कपड़े का बैग लेके हम घर पे आ जाते थे। आज हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यार शॉपर डबल कर दो। वो शॉपर हमारे किसी काम का नहीं होता, वो हम घर पे लाके वेस्ट कर देते हैं। पहले जब दूध वाला हमारे घर के बाहर आता था तो हम बर्तन में दूध ले लिया करते थे, आज वो हमें शॉपर में बांध के दे देता है कि जल्दी उसको जाना होता है कि कौन आया बर्तन में डालें, वो शॉपर में डाल के हमें दे देता है। वो शॉपर टोटल वेस्ट होता है और कचरा बन जाता है। तो अगर आज हम और आप एक इनिशिएटिव लें कि आज से हम शॉपर का बाइकआउट करते हैं, यकीन माने शहर से 80% कचरा कम हो जाएगा।
जब ये शॉपर हम इस्तेमाल करते हैं और जब ये कचरे की सूरत हमारे गली मोहल्लों के कोनों में पड़ा रहता है और ये सेवरेज लाइन्स के अंदर जाता है, फिर वहाँ पर ये ब्लॉकेज करता है। हाँ। जब ये सेवरेज लाइन को ब्लॉक करता है तो सेवरेज का जो पानी होता है वो रोडों पे आता है, उससे पूरा रोड खराब होता है। सही। अब जब रोड खराब हुआ, फिर वही वाली बात, जब मैं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ कहीं, मैं सोचूंगा इस खराब रोड से, रोड खराब होने की बेसिक वजह क्या? पानी है। पानी। तो एक छोटा सा इम्पैक्ट कहते हैं ना, जिससे ना पूरा माहौल तब्दील हो सकता है। हम और आप आज कोशिश करें, देखने वाले लोग कोशिश करें, आज से हम शॉपर का बाइकआउट कर दें, नहीं करें इंतजार किसी MP MNA किसी चेयरमैन का कि वो आएगा सफाई करेगा। हम और आप एक इनिशिएटिव ले लें कि हमने आज से कपड़े का बैग इस्तेमाल करना है। यकीन माने हम अपने शहर को साफ सुथरा होते हुए देख लेंगे। सही। और आबो हवा को बेहतर करने वाली बात यही है कि आप फ्लैट्स में रहते हैं, मैं कहाँ से पौधे लगाऊं? पीने को पानी नहीं है, हम पौधों में पानी कहाँ से डालें? अभी वही मैंने बस प्लांटेशन की बात करनी है शरोज भाई। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं ना कि मसाइल कितने हैं, मतलब अगर कोई फ्लैट्स में तो वो कहते हैं जी जाहिर सी बात है हमारा घर तो इतना छोटा है, हम पौधे कहाँ से लगाएंगे, 10,000 और चीज़ें हमें रखनी होती हैं। इसी तरह से पानी के इश्यूज़ हैं कि भाई कहाँ से इतने दरख्त लगाएंगे, क्योंकि जाहिर है आपने उनको पानी देना होता है। लेकिन मसला ये है कि हर मसले का हल मौजूद है और आप कहीं ना कहीं से अगर कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हैं तो जाहिर है आपके लिए कोई रास्ता निकल आता है। छोटे फ्लैट्स हैं, बालकनी है या फिर किचन में थोड़ी सी जगह मौजूद है, कैसे प्लांटेशन की जा सकती है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुरू। उस फ्लैट के अंदर ये पॉट रखने की जगह तो मौजूद होगी ना? बिल्कुल होगी। इस तरीके के पॉट्स आप ले सकते हैं, या टेट्रा पैक के डिब्बे, वो टेट्रा पैक के डिब्बे आपके रिसाइकिल हो गए। अच्छा। मुख्तलिफ आप दूध के जो टेट्रा पैक के डिब्बे लेते हैं, उन डिब्बों को लें और उसके अंदर आप बोलेंगे मिट्टी में कहाँ से लाके डालूं, वाली मिट्टी। तो किचन का जो वेस्ट निकल रहा है आपका, अंडे का छिलका है, इस्तेमाल शुदा चाय पत्ती है, सब्जियों का छिलका है, उनका आप कंपोस्ट बना लें, फर्टिलाइजर बना लें, उनको उन टेट्रा पैक के डिब्बों में रखें। और साबित धनिया हर किसी के घर में होता है, धनिया लें, ऐसे 2 टुकड़े करें, उसके बीज डाल दें, आपके पौधे की जगह आपका धनिया निकल गया घर में। उसी तरीके से आप पुदीना की एक गड्डी लेके आए बाहर से, उसके पत्ते आप बिरयानी बनाने में डाल दें, उसकी स्टिक्स लगा दें, वो पुदीना निकल गया आपका। इसी तरीके से आप टमाटर लगा लें, इसी तरीके से हरी मिर्ची लगा लें। इनको लगाने के लिए भी आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। जो आप टेबल देख रही हैं शायद ये बहुत बड़ी जगह है, आपकी किचन में जितनी सब्जियां इस्तेमाल होती हैं वो हम इस टेबल पे भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा। बस शौक और पैशन होना चाहिए। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों से अपने घरों पे आप किचन गार्डनिंग भी आपने कर लिया, और पौधे भी लग गए, हरियाली भी हो गई, और आपका इकोसिस्टम भी बेहतर हो गया। असल हाँ बिल्कुल, इकोसिस्टम बेहतर हो गया। इकोसिस्टम बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है आपकी सेहत बेहतर होगी, क्योंकि इस पोल्यूशन की वजह से लोग दमा, एलर्जी और बहुत सारी स्किन डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। और हमें पता ही नहीं चलता कि जब हम बाहर निकलते हैं तो जो हवा हमें मिल रही होती है तो हमें समझ नहीं आता कि ये हवा हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है या कितनी फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक जगह धुआं है, पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिजीज़ का शिकार होते हैं, बहरेपन का शिकार हो जाते हैं लोग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैक्ट्री एरियाज़ में रहते हैं, कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो उनके घर बिल्कुल मेन रोड्स के साथ होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि चीज़ जो है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी जो पोल्यूशन है उसको कैसे कम किया जा सकता है। अपनी मदद आपके तहत कराची के शहरी क्या कुछ कर सकते हैं, मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई ब्रेक के लिंक में हम लोग बात कर रहे थे कि पोल्यूशन के लिए क्या किया जाए, कौन से प्लांट्स लगाए जाएं। तो शहरोज भाई ने मुझे कहा आप जो है ये ज़रूर बात करें कि इंडोर प्लांट कौन से लगाए जा सकते हैं। साथ में मैंने ऐड ऑन किया, मैंने कहा ये भी ज़रूर बताइए कि वो प्लांट कौन सा है जिसको लगाने से घर में पैसे आते हैं, क्योंकि इस हवाले से हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो भाई ये बताइए कि जो मनी प्लांट है, यानी कि वो प्लांट जिसको लगाने से घर में पैसे आए, वो कौन सा प्लांट है? देखिए, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है ना। बिल्कुल, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज तो सुबह से मैं यही बातें कर रही हूँ, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छे पैसे होंगे। 2 प्लांट जिसके बारे में साइंस तो नहीं कहती इस बारे में, ये लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं हम। एक मनी प्लांट जैसे घर में लाके लोग रखते हैं, पानी के जार में या मुख्तलिफ गमलों में, और कहते हैं चोरी करके लाओ लगाओ तो लग जाता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कहते हैं कि उसको चोरी करके लाके लगाएंगे तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। नहीं, आप कौन सा प्लांट है? मनी प्लांट वो आप चोरी करके लेके आए? चोरी करके। ये क्या आइडियोलॉजी है? बस एक चीज सुनते हुए आ रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको परचेज करके भी लाए तो लग जाएगा आपके घर में, और पूछ के भी किसी से शाख तोड़ के लाएंगे तो वो भी लग जाएगा। मनी प्लांट और ये जेट प्लांट है, इन दोनों प्लांट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लकी प्लांट्स हैं, और ये आपके घर में होंगे तो इंशाल्लाह बरकत जरूर आएगी, पैसे जरूर आएंगे। और मेरी तरफ मैं अपनी तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि हर पत्ता जो जिक्र करता है, हमदो सना बयान करता है। तो जब आपके घर के अंदर एक चीज हमदो सना बयान कर रही है 24/7, तो इंशाल्लाह बरकत, खैर और बरकत आपके घर में जरूर आएगी। सही। इसकी स्पेशलिटी बताइए जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है इसका क्या नाम है, ये जरा बताइए। इसको जेट प्लांट कहते हैं। जेट प्लांट कहते हैं जी, ठीक है। इस प्लांट
ये उन लोगों के लिए है ये प्लांट जो रोज़ डेली पौधों में पानी नहीं डाल सकते हैं। अच्छा। इनको 2 से 3 दिन बाद आप इस प्लांट में पानी डालेंगे, पौधा चलता रहेगा। और इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, यानी कि घर के अंदर, कमरों के अंदर आप रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जैसे कि आप रात में सो रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन आपको चाहिए, कार्बन आप रिलीज कर रहे हैं, तो ये उसको फिल्टर कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन आपको रूम में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब रूम में रखने के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ वाटरिंग पॉट है। ओके। और ये मैम के लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी और मच। मैम ये सेल्फ वाटरिंग पॉट ऐसा है कि इसके नीचे अगर आप प्याले में उसमें पानी डाल देंगे, हाँ। तो आपको 15 से 20 दिन तक पानी डालने की जरूरत नहीं है। आप उसको अलमारी के ऊपर रख के भूल जाए 15 से 20 दिन तक। अच्छा। और ये खुद पानी जो है उसका लेता रहेगा और ये सही। ग्रो मतलब हर 15 डेज में आप 15 चेंज to 20 कर days सकते हैं। बिल्कुल। सही। चलिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो बता रहे हैं इन प्लांट्स के बारे में। और कौन से इंडोर प्लांट हैं ये बताइए शरूर भाई। स्नैक प्लांट वर्ल्ड बेस्ट इंडोर प्लांट है। स्नेक अच्छा, प्लांट हाँ, जो है वर्ल्ड हाँ। बेस्ट इंडोर प्लांट है। नासा ने सही, कहा है हाँ। कि हर घर में लाजमी होना चाहिए। अच्छा। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आप मेरी ये बात मान लें, 3 प्लांट इंडोर प्लांट ऐसे हैं हर बंदा, जैसे एक घर में अगर 2 अफराद रहते हैं तो वो 6 प्लांट रख लें। अगर एक घर में जैसे सिंपल एक रूम में एक आदमी सो रहा है अगर, तो नंबर 1 पे स्नेक प्लांट जो है वर्ल्ड बेस्ट इंडोर प्लांट है, वो अपने रूम में रखें आप। सेकंड, आप एलोवेरा अपने रूम में रख सकते हैं, बेस्ट इंडोर प्लांट है। थर्ड, आप जो है मनी प्लांट पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर आप उसको रख सकते हैं। फोर्थ, रबर प्लांट बेहतरीन इंडोर प्लांट है, वो आप अपने रूम में रख सकते हैं। फिफ्थ, आप ये जेट प्लांट अपने रूम में रखें। ये 3, 4, 5 पौधे अपने रूम में रखें आप, आपको वाकई में फ्रेशनेस महसूस होगी। कराची में हम 12 घंटे भी सो के उठते हैं तो हम थके थके महसूस कर होते हैं। आप यही आप इस्लामाबाद जाएं, KPK के अंदर जब 6 से 7 घंटे भी सोते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि आबो हवा अच्छी होती है, फ्रेश होती है, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है इससे। बिल्कुल, सेहत भी फिर अच्छी रहती है। अच्छा, जिस तरह से हम ये प्लांट्स का जिक्र कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ये बताएं कि जब हम लोग ये प्लांटेशन कर रहे होते हैं, ये चीज़ें रूम में रख रहे होते हैं, घर में रख रहे होते हैं, चेंज क्या आता है थोड़ी अरसे बाद? इकोसिस्टम या एटमॉस्फेयर या मूड लोगों का अच्छा होना शुरू होता है। इसके बहुत सारे और भी फायदे। अगर आपके पेरेंट्स आप पे गुस्सा करते हैं, आप पौधा रख के देखिए, इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा इससे। ये जो आपने टिप बताई है, क्योंकि एक हरियाली इंसान को हाँ। फ्रेश मूड देती है ना। अच्छा बंदा गुस्से में वो हरा भरी चीजें देखता है, अभी यहाँ पर एक नए पत्ते निकल आएंगे, हाँ। किसी में कोई फूल निकल आएगा, तो उसको देख के खुशी होती है बंदे की। डिप्रेशन इंसान का कम हो जाता है, गुस्सा इंसान का कम हो जाता है, BP इंसान का कम हो जाता है, तो उसको देखने के बाद घर का माहौल जाहिर बात अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वालिदैन जो है वो ज़्यादा डांट डपट करते हैं, और आप लोग जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं, अगर सुननी चाहिए, लेकिन घर में अगर माहौल ठीक रखना है तो ये जेट प्लांट रखें, और इसको देख के जो भी घर में आपके गुस्सा करते हैं उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त आपने जो है टिप बता दी है। बस ये तो जेट प्लांट तो बस काम आने वाला है भाई लोगों के। अच्छा, अब क्योंकि ना हम जब प्लांटेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम कराची को जो हमारे ग्रेट ग्रैंड्स ने जो कराची देखा है उससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अब मिसिंग है। आपको क्या लगता है, और क्या चीज़ें मिसिंग हैं, और क्या कुछ हो सकता है, और क्या बेहतर हो सकता है? कुरान शरीफ की एक आयत का तर्जुमा है, हाँ। उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ कि हाँ। सुलह के बाद ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। बहुत अच्छी ज़मीन थी, कराची शहर का मौसम ऐसा था कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ जून जुलाई का मौसम एंजॉय करने आते थे। हाँ। 2 महीने यहाँ पे धूप हमें नज़र नहीं आती थी, अच्छा। बारिशें हो रही होती थी, बहुत अच्छा माहौल होता था। लेकिन जिस तरीके से इस शहर ने तरक्की की ना, तो तरक्की अपनी जगह, कामयाबी बिल्कुल अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने शहर को बेदर्दी से ख़राब करना शुरू किया, चाहे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब हो गया, चाहे वो हमारा वाटर पोल्यूशन हमारा इतना ख़राब हो गया, बेधड़क दरख्त काटे गए शहर के अंदर, बेधड़क दरख्त काटे गए, इतने हज़ारों लाखों के करीब इस दरख्त शहर से दरख्त काट दिए गए, जिससे पूरा इस शहर का इकोसिस्टम ख़त्म हो गया। और आप यकीन माने, आने वाले मज़ीद 2 से 3 साल इस शहर के लिए और ख़तरनाक साबित होने जा रहे हैं। आप देखिएगा दर्जा हरारत बढ़ते ही जा रहा है शहर के अंदर, कंक्रीट का जंगल बना हुआ है शहर। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक कहूँगा कि मरने के बाद आपने देखा ना, कब्र पे जाके एक पौधा लगाते हैं हम कि इस मरने वाले को उसका सवाब मिले। नहीं करें आप मुल्क से मोहब्बत, नहीं करें आप शहर अपनी गली से मोहब्बत, अपनी आखिरत के लिए अपने घर के बाहर एक पौधा लगा दें कि ये पौधा मेरे लिए सदका जारिया है, ताकि क़यामत इसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। लेकिन मैंने उस दरख्त का सवाब भी आपको मिलता रहेगा, और इस मुल्क और कौम की खिदमत भी आपकी तरफ से हो जाएगी। खिदमत भी हो जाएगी, बिल्कुल। और ये एक अच्छी एक्टिविटी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, और ये घर में ना सुकून का बायस है। मतलब जब जिन घरों में, चलिए ये तो हम इंडोर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिन घरों में बाहर इतनी जगह होती है कि वहाँ पर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, प्लांटेशन की जा सकती है, वहाँ देखिए बड़ा सुकून होता है। एक हमने शो किया था, उस शो में मुझे याद है हमारे एक गेस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने ये कहा था शहरोज़ भाई कि लोग AC में
रहते हैं, गर्मी लगती है लोगों को, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, लोड शेडिंग है। लेकिन अगर लोगों ने अपने घर का जो बाहर का जो कहना चाहिए कोर्टयार्ड है या अपने घर के बाहर की जो थोड़ी सी स्पेस होती है उसको अच्छे से बनाया होता और वहाँ पर प्लांट्स लगाए होते तो उनको दिन में शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होता। वो उन पौधों के दरमियान, उन प्लांट्स के दरमियान बैठते, अगर वो नॉर्मल पंखा भी चला रहे होते तो उन्हें सुकून मिलता, क्योंकि दरख्त की छाँव में बैठ के जो सुकून मिलता है ना, शायद वो एसी की आर्टिफिशियल हवा में नहीं मिलता, उस ठंड में वो सुकून नहीं है। व्हाट डू यू से ऑन दैट? बिल्कुल हकीकत है। जिन जगहों पे दरख्त लगे हुए हैं या मसनूई जंगल शहर के अंदर कहीं बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ का टेम्परेचर आपको इर्द गिर्द के मौसम से 3 से 4 डिग्री कम महसूस हो रहा होगा। और आप ताज़ी और फ्रेश ऑक्सीजन जब ले रही होंगी ना, तो आपका मूड भी फ्रेश होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा वहाँ पर। बिल्कुल हमें अपने बैकयार्ड्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें वर्टिकल गार्डन्स के साथ साथ अब रूफ टॉप गार्डनिंग भी करना चाहिए। जैसे धूप हमारी छतों पे पड़ती है, पूरा घर गर्म हो रहा होता है और हम सोच रहे हैं कि इसका हल एसी है। एसी हल नहीं है, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है कि जब तक आप एसी चला रही हैं आपका रूम ठंडा, उसके बाद फिर आपको पता चल जाता है। तो अगर आप रूफ टॉप गार्डनिंग करें, अपने छतों पे ऐसे पौधे लगाएं, वो जो सूरज की शुआएं उनको छतों पे पड़ने ना दें, घर ठंडा रहेगा आपको। और दूसरा मैडम ने कहा कि पौधे लगाने, जो घर का माहौल है ना, अक्सर हम माजी के अंदर हमने देखा है कि जब कोई गुस्सा हो जाता था ना, वो मिट्टी लेके खोदना शुरू कर देता था, तो गुस्सा खा रहा है मिट्टी में निकालना शुरू कर देता था, पौधे लगा रहा है निकालना, तो डिप्रेशन है, प्रेशर है, सब रिलीज हो जाता है जब मिट्टी। जाहिर सी बात है, खेलने से एक नेचुरल चीज़ है, आपकी सेहत को भी अच्छा होता है। आज देखें आप, बहुत सारे लोगों की आंखों में चश्मे लगे हुए, मुझ समेत। तो माजी में इतने चश्मे वगैरह नहीं होते थे, लोगों 70-80 साल की उम्र में जाके किसी को लगते थे क्योंकि हरियाली से जब अटैच रहेंगे आप, घासों में चलेंगे आप, तो आपकी आई साइट वगैरह भी अच्छी रहेगी, आपके जहनी तौर पे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। बहुत फ़ायदा होता है बिल्कुल। और ये जब आप सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो घर में मौजूद जो आपके बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे गार्डनिंग का, घर के बाहर वो पौधे लगा रहे हैं, वो जो बाउंड्री थी हमारी छोटी सी, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहे होते थे कि उसको डेकोरेट कर रहे हैं, पौधे ला रहे हैं, तो वो शौक़ फिर आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है, वो फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो जनरेशन टू जनरेशन अगर आपने कोई चीज़ आगे लेके जानी है ना, तो ज़रूर पहले खुद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और पौधे लगाना, इससे अच्छी तो कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती माहौल को अच्छा रखने के लिए, आबो हवा को साफ़ रखने के लिए। और वही कराची जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट थी, जिसमें तितलियाँ थीं, जिसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें थी जो लोगों को आज तक याद रही, वो बन सकता है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से इस शहर के लिए पार्टिसिपेट करे। बहुत शुक्रिया शहरोज़ भाई, आप स्टूडियो आए और बहुत अच्छी बात हुई और हमें ये भी पता चल गया कि ये जेट प्लांट जो है ये आपने अपने घर में लगाना है तो फिर आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।